18 मई 1974 सुबह के 8 बजे का समय था। किसी भी आम दिन की तरह पूरी दुनिया अपने कामों में व्यस्त थी और तभी राजस्थान के पोखरान एरिया में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट भारत की सरकार और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत किया गया था। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस एक टेस्ट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये पहली बार था कि कोई देश जो यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं था उसने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इससे पहले यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे। पर इस टेस्ट के बाद भारत 6वां न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला देश बन गया। टेस्ट सक्सेसफुल था और इसके कुछ समय बाद ही इंडिया की उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश और दुनिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कई बार दोहराया कि इस टेस्ट का मकसद पीसफुल तरीके से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। बट इसके बावजूद कई कंट्रीज हमारे देश के विरोध में थी। वो देश जो खुद न्यूक्लियर कैपेबल थे वो भी इंडिया के इस टेस्ट से ना खुश थे। इंडिया को होने वाले न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया गया। उन दिनों कनाडा इंडिया की न्यूक्लियर प्लांट बनाने में मदद कर रहा था जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। इस टेस्ट के कारण कनाडा ने भी इस मदद पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बैकफुट पे आ गया। अगले कई दशकों तक इंडिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर कैपेबल होने का सपना हमारे देश की एक जनरेशन ने देखा था उसे एक्चुअल में अगली जनरेशन पूरा कर सकी। क्या है पूरी कहानी हमारे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। It is clear that in order to meet our growing requirements of energy, we cannot depend only on one source. However, as I have said, our science, particularly our nuclear science, is dedicated to development. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. 1944 में होमी जहांगीर बाबाजी के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई और इसी के साथ हमारे देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया। मतलब आजादी से पहले ही हमारा देश न्यूक्लियर इंपॉर्टेंस को समझ चुका था। दोस्तों उस समय न्यूक्लियर एनर्जी काफी चर्चा में थी। दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर से गुजर चुकी थी। यूएसए के द्वारा जापान के 2 बड़ी सिटीज को न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। और एक बात तो साफ थी, आने वाले सालों में जिस भी देश के पास न्यूक्लियर पावर होगी वही दुनिया की सुपर पावर बनेगी। कई देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लग गए जिसमें हमारा देश भारत भी था। इसे हमारे देश की खुशकिस्मती कह लो या हमारे देश के नेताओं की समझ। पीस और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते होने के बावजूद हमारे देश के नेताओं ने न्यूक्लियर एनर्जी की इंपॉर्टेंस को समझा। उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिम्मेदारी होमी बाबा के कंधों पे डाल दी। उनका कहना था कि वी मस्ट डेवलप दिस एटॉमिक एनर्जी क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वॉर. Indeed, I think we must develop it for the purpose of using it for peaceful purposes. Of course, if we are compelled as a nation to use it for other purposes, possibly no pious sentiments of any of us will stop the nation from using it that way. शुरुआती दिनों में ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल डेवलपमेंट के रास्ते पे था। भारत की भारी जनसंख्या के कारण हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ने वाली थी और इस काम के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन था। न्यूक्लियर एनर्जी मेनली 2 तरीकों से यूज की जा सकती है। पहला, इलेक्ट्रिसिटी। इसी को पीसफुल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से अब कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये ना तो फॉसिल फ्यूल्स की तरह कार्बन एमिट करती है और ना ही विंड और सोलर एनर्जी की तरह लिमिटेड समय तक चलती है। धूप ना होने की स्टेट में या हवा ना चलने में आप सोलर या विंड एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। बट न्यूक्लियर एनर्जी 2400 घंटे साल के 365 दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। यही कारण है कि न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। इस काम के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के पावर प्लांट्स हैं जिससे हमारे देश की पावर नीड्स को पूरा किया जाता है। उन दिनों यूएसए और कनाडा इन्हीं पावर प्लांट्स बनाने में हमारे देश की मदद कर रहे थे। पर न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से एक और चीज बनाई जा सकती है, वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाली एनर्जी किसी भी और वेपन से कई 100 या कई हजार गुना नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा होती है और इसी कारण दुनिया की सभी सुपर पावर्स नहीं चाहती थी कि दूसरे देशों के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हो। इसे रोकने के लिए 1965 और 1968 के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया भर में रोका जा सके। पर इस समय तक यूएन के 500 परमानेंट मेंबर्स न्यूक्लियर कैपेबल बन चुके थे। भारत भी इस शक्ति को हासिल करना चाहता था और
और इसी को हासिल करने के लिए होमी भाभा और इंडियन फिजिसिस्ट राजा रमन साइंटिस्ट की एक छोटी टीम बना के सीक्रेट मिशन पे काम करते हैं, जिससे भारत को न्यूक्लियर वेपन्स मिल सके। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा तो एक समय यूएस ने इंडिया पे दबाव डालने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवल फोर्सेस का एक ग्रुप भेजा, बट ऐन वक्त पे सोवियत यूनियन के द्वारा एक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन भेजी गई, जिससे इस बात को और भी साफ कर दिया कि भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे तेजी से काम करना होगा। 1972 में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को एक न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट करने की अनुमति दे दी जाती है। इस मिशन को इस कदर तक सीक्रेट रखा गया था कि कहा जाता है कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम जी को भी इस मिशन के बारे में टेस्ट के बाद ही पता लगा था। पूरी टीम में महज 75 साइंटिस्ट थे और कुछ टॉप आर्मी कमांडर्स को छोड़ के किसी भी इंसान को इस मिशन की कोई जानकारी नहीं थी। बट ये कहानी यही खत्म नहीं होती। न्यूक्लियर वेपन्स पाने का सपना अभी भी दूर था। इस न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त निकलने वाली एनर्जी मात्र 2 से 20 किलो टन ही थी, वही एक न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाली एनर्जी इससे 10 गुना ज्यादा होती है। 200 किलो टन का गोल सेट करके इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को आने वाले सालों में कंटिन्यू रखा गया, बट चीजें अब पहले जैसी नहीं थी। मिशन के बाद मेजर न्यूक्लियर पावर्स के द्वारा हमारे देश पे एक टेक्नोलॉजिकल एम्बार्गो लगा दिया गया, मतलब यूएसए और कनाडा अब किसी भी तरह की मदद नहीं करना चाहते थे। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स पे भी पाबंदी लगा दी गई। 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई, जिसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम मानो ठप्सा पड़ गया। अगले कई सालों तक ये प्रोग्राम शांत रहा, बट 1980 में इंदिरा गांधी फिर से देश की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई। उनके आते ही न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी पकड़ने लगा। राजा रमन और एपीजे अब्दुल कलाम जी को हाइड्रोजन बॉम्ब और मिसाइल प्रोग्राम का काम सौंपा गया। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने इस बारे में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, बट फिलहाल इतना समय लेते हैं कि हमारा देश अब दोनों तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस पे काम कर रहा था। अगले कई सालों तक ये सीक्रेट मिशन चलता रहा, बट इस बार अमेरिका हम पे नजर बनाए हुआ था। पोखराम एक डेजर्ट एरिया है जिसे आसानी से सैटेलाइट्स की मदद से मॉनिटर किया जा सकता था। इनफैक्ट कई अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स लगातार इस एरिया पे नजर बनाई हुई थी, बट इंडिया ये बात जानता था। अमेरिकन आंखों से बचने के लिए उस एरिया में एक आर्मी रेजिमेंट की नियुक्ति की गई, जो एक्चुअल में इस न्यूक्लियर मिशन पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में काम करते थे। ज्यादातर काम रात के अंधेरे में बिना किसी रोशनी में किया जाता था, ताकि कोई भी सैटेलाइट्स इन्हें देख ना पाए। सुबह होने से पहले सभी सामान को रेत के ढेर में छुपा दिया जाता था, और यही चीज लंबे समय तक दोहराई गई। इस पूरे प्रोग्राम को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया, और फाइनली वो दिन आ गया। 11th में 1998 को एक फ्यूजन और 2 फिजन बॉम्ब्स का टेस्ट किया गया। टेस्ट के 2 दिन बाद ही 13th में 1998 को फिर से 2 फ्यूजन डिवाइसेस टेस्ट की गई। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी दुनिया को इस टेस्ट के बारे में बताया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. दुनिया के कई देशों ने इस टेस्ट की निंदा की। यूएसए समेत कई दूसरे देश जैसे कनाडा और जापान ने सैंक्शंस लगा दिए। हमारे देश को मिलने वाली एड और लोन्स पे भी रोक लगा दी गई, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। हमारी सरकार इन सब रिएक्शंस के लिए तैयार बैठी थी। देश को मिलने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कुछ समय तक नीचे जरूर गई, बट हमारा देश जल्द ही इन सैंक्शन से उबर आया। सिचुएशन को देखते 1 साल बाद ही यूएसए ने इन सैंक्शंस को हटा दिया। इस सब में एक बात खास थी, यूके, फ्रांस और रशिया ने भारत की किसी भी तरह की निंदा नहीं की, जो ये साफ दर्शाती थी कि कौन से देश हमारे साथ खड़े हैं। फाइनली भारत के पास अपने न्यूक्लियर हथियार थे। वो अमेरिका जो 1995 से पोखराम पे नजर बनाया हुआ था, उसकी आंखों के सामने पोखराम में हुए टेस्ट अमेरिका के लिए एक सबक थे कि भारत चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इस सफलता के पीछे होमी भाभा जी का एक अहम रोल था, और उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा गया। उनके अलावा कई हजारों साइंटिस्ट इस सफलता के हकदार थे, जिन्हें शायद किसी भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट वो हमारे देश के असली हीरो हैं। ये कहानी थी पोखराम की, कि किस तरह हमारे देश के साइंटिस्ट ने लाखों मुश्किलों के बावजूद अपने दम पे देश को न्यूक्लियर कैपेबल बनाया। जो सपना एक जनरेशन के द्वारा देखा गया था, उसे फाइनली दूसरी जनरेशन ने पूरा किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर छोड़ते जाइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।